So welcome back, and in this video we're going to cover the remaining acts under the industrial relation, social security, and the labor welfares, and this is the part two of the video. तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, इससे पहले हमने देखा एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर मतलब क्या है कि वेज को रिलेटेड वेज क्या होंगे, क्या क्या वेजेस के अंदर में क्या काउंट किया जाएगा, क्या नहीं काउंट किया जाएगा, और वेजेस के अंदर आप डिडक्शन कैसे कर सकते हो, कितना वेजेस आपको पे करना है, किस टाइम पे करना है, ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। ठीक है, द वर्कर रिसीव देयर वेजेस ऑन टाइम। किस लिए ये एक्ट लाया गया कि भाई टाइम पे आपको वेजेस मिले और विदाउट ऑथराइजेशन कोई आपकी सैलरी से डिडक्शन ना हो जाए। और डिडक्शन होगा तो क्या डिडक्शन होगा, कितना डिडक्शन होगा, ये भी आने वाले लॉज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंटायर मोटिव कि किस लिए ये लॉज लाए गए, ताकि आप वर्कर्स के साथ कोई अनजस्टिस ना हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेजेस लिमिट ओनली अप्लाइज टू द पर्सन एंगेजिंग इन अ वेज अप टू दिस लिमिट। कितना है? दो 24,000 पर मंथ। 24,000 पर मंथ एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। पहले था 200 रुपए, अभी क्या है, लिमिट क्या है? 24,000। उन पे ही लागू होगा जिसकी सैलरी कितना है, 24,000 पर मंथ या उससे कम। ठीक है, हायर वालों के लिए नहीं। तो जिसकी सैलरी उन वर्कर्स जो सैलरी जिनकी सैलरी 24,000 पर मंथ है, उससे कम या टू 24,000 पर मंथ, उन पे ये लॉ अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई नहीं होगा? मैनेजर, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल पे जो है, जो अर्निंग वेज अबव द वेज लिमिट, उन सब पे अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्न बाय द सेपरेट वेज रूल। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर ये वेज रूल नहीं आते हैं, या याद रखना है। और वर्कर वर्किंग इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इस पे ये एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लागू नहीं होता। किन किन पे लागू नहीं होता? जो मैनेजरल पोस्ट पे है, सुपरवाइजर पोस्ट पे है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, उन पे लागू नहीं होता। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पे लागू नहीं होता। किस पे लागू होता है? इन कैटेगरीज को छोड़ करके एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 24,000 या उससे कम हो, उन पे ही ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लागू होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या है भाई जो इतना रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि इस पे लागू नहीं होगा? बहुत सारे एक्ट आप देखोगे कि यूनिफॉर्मली सब पे लागू होता है। तो क्या कंडीशंस है वो देखेंगे। वेज पीरियड जो है, वेज पीरियड बताया गया है इसके अंदर कि भाई आप 7 दिन के अंदर पे कर सकते हो, है ना, 15 दिन के अंदर पे कर सकते हो, या 30 दिन के अंदर पे कर सकते हो, लेकिन मस्ट नॉट एक्सीड 1 मंथ। एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक महीने के बाद आपको सैलरी देनी ही देनी है। इसीलिए देखो, अपर लिमिट 1 मंथ है, इसीलिए हर जगह मैक्सिमम जगह पे 1 मंथ की सैलरी आपको दी जाती है। कहीं वरना ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 महीने सैलरी काम करो, 2 महीने के बाद इकट्ठे 2 महीने की सैलरी मिलेगी। लेकिन इस लॉ के वजह से ही आपको हर महीने की सैलरी दी जाती है। द एम्प्लॉयर्स और अ डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट इंश्योर पेमेंट ऑफ वेजेस। किसकी जिम्मेदारी है? या तो एम्प्लॉयर की, या एम्प्लॉयर ने जिसको डेजिग्नेट किया है कि भाई तुम ही सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर महीने टाइमली सैलरी की पेमेंट करे। ठीक है, कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ हमने देख लिया। अब देखो, टाइम लिमिट क्या क्या है, कितने दिन के बाद, मतलब मान लो हो सकता है कि सैलरी आपकी डिले हो जाए, लेकिन वो डिले कितना डिले होगा जो अलाउ है बाय लॉ? 7 दिन, 10 दिन, 7 दिन और 10 दिन। 10 दिन, 7 दिन कहाँ? जहां पर आपके पास 10,000 से कम वर्कर है, वहां पर ये माना जाता है कि भाई आपके पास फाइनेंशियल बर्डन भी कम है, तो आपको 7 दिन के अंदर देना है। जहां पर आपके पास 1,000 से ज्यादा वर्कर है, सॉरी 1,000 नॉट 10,000 है, 1,000 से ज्यादा वर्कर है, वहां आपको 10 दिन के अंदर सैलरी देनी है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टर्मिनेट अगर आप कर दे किसी एम्प्लॉय को कि भाई अगले महीने से काम पे मत आओ, तो हमने ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में वहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर देखा था क्या था, कि अगर आप रिट्रेंचमेंट करते हो, है ना, रिट्रेंचमेंट करते हो, तो कितना दिन का नोटिस देना होता है? 1 मंथ का नोटिस देना होता है। और वेजेस कितना देने होते हैं? 15 डेज का वेज पर ईयर के हिसाब से देना होता है। ये हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर देखा था। इस एक्ट के अंदर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर में, अगर आप टर्मिनेट कर दिए तो 2 दिन के अंदर आपको वो सैलरी दे देनी है। कितने दिन के अंदर? विद इन 2 डेज। तो यहाँ पर याद रख लेना कि अगर आपके पास 1,000 से कम वर्कर है तो 7 दिन के अंदर सैलरी देनी है, और अगर 1,000 से ज्यादा वर्कर है तो 10 दिन के अंदर आप सैलरी दे सकते हो। ठीक है, वेज पीरियड एंड्स, मतलब वेज पीरियड एंड्स का मतलब क्या है? जनवरी खत्म हो गया तो फरवरी के 7 डेज, 7 तक। और अगर 1,000 से ज्यादा है तो फरवरी के 10 तारीख तक जनवरी की सैलरी आपको देनी है। ठीक है, और रिट्रेंच कर देते हो, अगर टर्मिनेट कर देते हो एम्प्लॉय को टर्मिनेशन पे, तो 2 दिन के अंदर उसकी सैलरी दे दो। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर नहीं, अगर नहीं दिया तो? अगर आपकी सैलरी 11वें दिन या 12वें दिन आती है, तो आप जा सकते हो
का लेबर कमिश्नर के ऑफिस और बता सकते हो कि भाई इसने इस लॉ का वायलेशन किया है, उसको पेनाल्टी। अब नीचे देखेंगे हम लोग क्या पेनाल्टी है, उसके हिसाब से पेनाल्टी भी लगेगा, ठीक है। डिडक्शन पे आ जाओ, ये तो सैलरी की बात हो गई। डिडक्शन पे आ जाओ, डिडक्शन के अंदर हम देखेंगे कोई भी आर्बिट्री डिडक्शन नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट दोज ऑथराइज बाय द लॉ। क्या क्या ऑथराइज किया गया है? तो फाइन, फाइन किसके लिए? मिसकंडक्ट के लिए। अगर आपने मिसकंडक्ट किया है, बदतमीजी की है, जो कि उनके रूल बुक के अंदर डिफाइन है। मिसकंडक्ट कहाँ डिफाइन है? मिसकंडक्ट डिफाइन है ना वहां स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में, हमने देखा कि ये मिसकंडक्ट है। अगर आपने वो चीज कर दी तो आप पे फाइन्स लग सकते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, एब्सेंस भी डिफाइन है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर। डैमेज और लॉस, ठीक है। फाइन्स, ये आप अगर कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा है तो बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी उसकी डिडक्ट हो रही होगी, है ना। तो फाइन्स हो गया, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी हो गया, डैमेज और लॉस हो गया। डैमेज और लॉस के अंदर भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा जितना का आपने डैमेज किया है। उसके बाद एचआरए, अगर आपका हाउस अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस दे रहे हैं या कोई एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रिडक्शन होगा। उसके बाद यूनियन सब्सक्रिप्शन सबके सैलरी से कटता है। इंश्योरेंस आप प्रीमियम कटता है। ईएफ, ईएसआई या कॉर्पोरेट सोसाइटी के पेमेंट करती है। इनकम टैक्स भी कटता है ना, आईटीआर। और उसके बाद रिकवरी ऑफ एडवांस एंड लोन से, ये सारे डिडक्शन जो जनरलाइज है, सबको पता ही होगा कि ये सब कटते हैं। ये सारे नौ डिडक्शन कटते हैं, ठीक है। यही ऑथराइज है। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? 50%। ये सारे डिडक्शन मिला करके किसी महीने में आपका 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होगा। जो भी आपकी वेजेस आ रहे हैं उसके 50% ही मैक्सिमम अमाउंट है जो डिडक्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये लिमिट 75% हो सकता है कब? जब आप हाउसिंग, हाउसिंग के लिए आपने कोई कंपनी से लोन उठाई या कंपनी ने आपको लोन दे दिया कि भाई ये ले लो, आपका घर है, ये हमने आपको घर दे दिया। तो उस केस में वो आपका डिडक्शन, यहाँ पर लोन तो अलग से है, रिकवरी ऑफ एडवांस एंड लोन्स अलग से है। ये आप कंपनी से लोन्स लिए किसी और काम के लिए। अगर आप हाउसिंग के लिए लियो या कंपनी ने आपको एक हाउस या फ्लैट प्रोवाइड किया है और वो उसका रिडक्शन कर रही है, तो वो रिडक्शन अगर इंक्लूडेड है तो दैट कुड बी अप टू 75%। हाँ, और नॉर्मल केसेस में 50%, ठीक है। उसके बाद देखो फाइन्स। फाइन्स आपका कितना हो सकता है? कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस, है ना। 3% से ज्यादा फाइन नहीं आप ले सकते हो। फाइन किसके लिए आपने बोला? मिसकंडक्ट के लिए। मिसकंडक्ट के लिए फाइन की लिमिट क्या है? 3%, ठीक है। और जो भी फाइन है दैट इज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट आर्बिट्रेरी। कोई भी फाइन आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते कि भाई आपने मुझसे तुम तलाक से बात की, आप पे 3% का फाइन है, नहीं। क्यों? फाइन अप्रूव बाय द गवर्नमेंट क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने मिसकंडक्ट लिखा होगा कि भाई ये सारे मिसकंडक्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। और उसी मिसकंडक्ट के अगेंस्ट में आप फाइन लगा सकते हो। और फाइन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3%, ठीक है। फाइन की मैक्सिमम लिमिट 3% है, ओके। उसके बाद फाइन लगाने से पहले भी आपको उसको एक चांस देना है कि आप, ऑब्वियसली आप देखते हो ना, शो कॉज नोटिस आता है आपके पास कि भाई आपने, आपके वजह से ये हुआ है, आपके अगेंस्ट में ये डिसिप्लिनरी कंप्लेन है। आपके पास शो कॉज नोटिस, आप बताओ आपने क्यों, व्हाट इज द रीजन बिटवीन बिहाइंड योर कॉज। तो वो कॉज आपको बताना पड़ता है एंड वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद ही आप पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो मस्ट बी गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन एंड फाइन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन दी रजिस्टर कि आप किस किस एम्प्लॉय पे आपने कितना कितना फाइन लगाया है, ठीक है। और वो फाइन कितना जमा किया है ये सारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो फाइन का पैसा आप अपने प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए यूज करना है, ठीक है। दैट शुड बी डेडिकेटली यूज फॉर द एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉय से कलेक्टेड पैसा इन फॉर्म्स ऑफ फाइन विल बी यूज्ड फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर ओनली। डिडक्शन फॉर एब्सेंस, एक्चुअल एब्सेंस होगा तो भी, एक्चुअल एब्सेंस अगर है तो भी, ये भी एब्सेंस कहाँ डिफाइन है? स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर के हिसाब से अगर आपने एब्सेंट किया तो आपका सैलरी डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। और आपका कोई रीजन नहीं है, आपने कोई मतलब वो नहीं किया, गलती नहीं की, और उसके बाद एम्प्लॉयज फॉल्ट की वजह से किया या लॉकआउट की वजह से हुआ, तो वहां पर आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। ले ऑफ के अंदर डिडक्शन होता है, याद रखिए, ले ऑफ के अंदर डिडक्शन होता है। ले ऑफ के अंदर कितना डिडक्शन होता है? हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर पढ़ा कि 50% ऑफ बेसिक और वेजेस दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए। 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए ही दिया जाएगा ले ऑफ के टाइम पे आपको, यानी कि जब तक टेम्पररी आपको काम से आने के लिए मना किया गया है, लॉकआउट के लिए नहीं। लॉकआउट के लिए नहीं, लॉकआउट एक वार्निंग है ना कि भाई अभी ये लॉकआउट किया है, हम ले ऑफ भी बाद में कर सकते हैं। तो लॉकआउट के लिए आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। स्टे इन स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्या है? स्ट्राइक का मतलब ऑफिशियली आप बता रहे हैं कि आप काम पर नहीं हो, दैट इज अ लीगल वे। तो स्ट्राइक के अंदर भी आप जब ऑफिशियली आप खुद ही डिक्लेयर कर रहे हो कि आई एम नॉट इन द वर्क, तो उसमें भी आपका प्रोबेशनरी डिडक्शन आर अलाउड, ठीक है।
तो ये तीन केसेस के अंदर डिडक्शन अलाउड है, एब्सेंस के अंदर, स्ट्राइक के अंदर, और फाइन। हमने ऊपर फाइन देखा, फाइन का क्या लिमिट है, 3%। ये सारे देखो फिगर्स याद रखना, ठीक है ना। डिडक्शन और डैमेज फॉर लॉस, डैमेज फॉर लॉस के लिए भी आपका डायरेक्टली प्रूवन लॉस है, आपने गुस्से में आके ऑफिस का कंप्यूटर उठा के पटक दिया, तोड़ दिया, ऑब्वियस सी बात है ऑफिस की प्रॉपर्टी डैमेज की है, तो आपको क्या लगेगा, लॉस होगा, प्रोपोर्शनेट आपको डिडक्शन किया जाएगा। और पहले इसके लिए भी जो भी डिडक्शन होगा, मतलब फाइन हो या डैमेज फॉर लॉस हो, उन सब के लिए आपको शो कॉज नोटिस दी जाएगी, आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही डिडक्शन होगा, ठीक है। अब ये देखो, जो भी आप डिडक्शन कर रहे हो वो सारे कुछ आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ वेजेस मेंटेन करनी है, रजिस्टर फॉर फाइन्स एंड डिडक्शन एडवांसेस जो भी है वो सारे आपको रजिस्टर के अंदर मेंटेन करना है, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होता है, जिसको हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो आएगा, उसको परमिशन होता है कि भाई वो किसी भी कंपनी के अंदर जा करके कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, और बेसिकली जो लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर वेलफेयर हैं, उन सब का वो चेक आउट कर सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाई करता है। जैसे अभी देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने फैक्ट्री ऑफ इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है, तो उनका काम यही है कि वो जाकर के देखेंगे कि लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो भी लॉस हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्लेम और रिड्रेसल, अब रॉन्गफुल डिस्कशन डिडक्शन हो गया, रॉन्गफुली विथहेल्ड कर दिया, डिडक्ट अनलॉफुली हो लिया, तो उस केस में एम्प्लॉय कैन फाइल अ क्लेम बिफोर द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 15। यूजुअली क्या होगा, लेबर कमिश्नर होगा, और लेबर कमिश्नर नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट, ठीक है, ये याद रखो। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ड्यू वेजेस और imposed compensation up to 10 times the withheld amount, and claim must be filed within 12 month, ठीक है। आपका आपको लग रहा है कि आपके सैलरी से कुछ डिडक्शन हो गया जो अनजस्ट है, अनलॉफुल है, तो उसके लिए आपको क्लेम कब फाइल करना है, 12 महीने के अंदर अंदर क्लेम फाइल करना है। कहाँ फाइल करना है, लेबर कमिश्नर के ऊपर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट के अंदर। अब अथॉरिटी क्या करेगा कि अगर देखेगा कि भाई आपका 2,000 रुपये इसने विथहेल्ड कर दिया है, तो बोलेगा इमीडिएट 2,000 रुपये पे करो, है ना। और कंपनसेशन भी आपको क्लेम करवा सकता है कि भाई 2,000 का 10 टाइम्स कितना होगा, 2,000 का 10 टाइम्स आपका 2 लाख रुपया हो गया, तो आपको 2 लाख तक का कंपनसेशन भी अथॉरिटी सैंक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस है, इम्पोजिशन, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इम्पोज कंपनसेशन अप टू 10 टाइम्स द विथहेल्ड अमाउंट, दैट कैन बी डन बाय द अथॉरिटी। बट कंडीशन क्या है, 12 महीने से पहले ही आपको क्लेम फाइल करना है, बात पुरानी होने के बाद तो कोई भी भूल जाता है, तो 12 महीना टाइम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं पेनाल्टी। मैंने पहले बताया था पेनाल्टी हर एक्ट के अंदर आएगा, तो एक सेपरेट चार्ट बना लो। यहाँ पर देखो अनलॉफुल डिडक्शन के लिए पेनाल्टी कितना है, 7,000, या डिले कर दिया तो आपने पहले बार में आपका 7,500, और फिर से आप हर हर महीने जो है आपका ये हरकत कंटिन्यू है, तो 10,000 रुपये और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफेंस पे आपको 7,500 रुपए का पेनाल्टी हो सकता है आपको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, और 10,000 रिपीटेड ऑफेंस के लिए, ठीक है। अगर आपने फैक्ट्री इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट किया, चीजें नहीं दिखाई कि भाई नहीं ये डॉक्यूमेंट तो हम नहीं दिखा पाएंगे, तो आपको 5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। और नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, ऊपर हमने देखा ना कि वेजेस रजिस्टर मेंटेन करना है, फाइन्स का रजिस्टर मेंटेन करना है, तो नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर के लिए आपको 10,000 का पेनाल्टी देना है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर भी हमने पेनाल्टी देखी, तो हर पेनाल्टी में आप कंफ्यूज होगे, जब तक एक चार्ट नहीं बना लोगे, माइंड मैप टाइप से नहीं बना लोगे, तो दिक्कत आएगी, ठीक है। हो सकेगा तो मैं भी आपको एक कंपैरिजन टेबल जो है वो दे दूंगा, दैट वुड बी बेटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, दैट इज लाइक थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है, जो फैक्ट्री ऑफ इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो केस को साइड कर सकते हैं कि फलाने केस में जजेस का ये जजमेंट था कि एवरी टेम्पररी और कैजुअल वर्कर्स जो है वो कवर्ड होंगे इस एक्ट के अंदर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर। और द टर्म वेजेस इंक्लूड रेगुलर रेम्युनरेशन कंपोनेंट, नॉट ओकेशनल बेनिफिट। किसी महीने में आपने कोई ओकेशनल बेनिफिट दे दिया, वो काउंट नहीं होगा। वेजेस वेजेस के अंदर देखो 90% ऑफ द एक्ट के अंदर वेजेस का मतलब होता है आपका जो बेसिक है प्लस आपका जो डीएमएस अलाउंस है, बेसिक प्लस डीए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं ये एक्ट, और अब हम चलते हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली देखो क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर क्या चीज होंगी आप खुद ही समझो कि मिनिमम वेज बोला जा रहा है। मिनिमम वेज उनके लिए ही होगा ना, मतलब जिनकी सैलरी उतनी भी नहीं मिलती जितनी मिनिमम मिलनी चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं, दिन दिहाड़ी मजदूर जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे ये लॉज इंप्लीमेंट होगा। भाई कम से कम इतना पैसा आपको देना ही होगा। देखो मिनिमम वेज, लिविंग वेज और एक कैटेगरी ऑफ वेजेस, तीन चार वेजेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, उसका आगे हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है।
तो मिनिमम वेजेस एक्ट बेसिकली उनके लिए ही ये लाया गया जहां जिनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते थे, है ना। अब अपने आप से मत कंपेयर कर लेना कि हमें मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, नहीं। मिनिमम वेज एक्ट इज फॉर ओनली दोज एम्प्लॉयज लाइक वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, जो ईटा भट्टे में काम कर रहे हैं, जो दिन दिहाड़े मजदूर है ना, उनके लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस एक्ट के अंदर क्या है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर दी एप्लीकेबिलिटी देख लो, ऑल एम्प्लॉइज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है वो देखते हैं अभी हम। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। गवर्नमेंट पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर द एम्प्लॉयज अंडर इट्स jurisdiction, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम वेजेस फॉर अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन देयर टेरिटरी। अब यही मतलब ये सब जहां पर ना बहुत सारे जितने भी एक्ट आप देखोगे इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने टेरिटरीज के अंदर पावर दे गए कुछ कुछ चीजों का। अब हर स्टेट के लिए तो वो अलग अलग हुए। इसीलिए जो चार कोड्स जो कॉडिफाई किए गए हैं उनके अंदर यही दिक्कतें आ रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब स्टेट की जरूरतें अलग अलग हैं। और हर कोई स्टेट जो है अपने हिसाब से मिनिमम वेज को डिफाइन करने के लिए अभी इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाद में सबको यूनिफॉर्मली करना पड़ेगा अगर कोड्स सब पे यूनिफॉर्मली लागू होते हैं। तो उस चीज से थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में ना दिक्कत आ रही है। और हर वैसे ऐसा नहीं है, हर स्टेट उसके अंदर भी ये बातें बताई गई है कि स्टेट्स के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने अनुसार ही अपने अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। दैट इज ऑलवेज देयर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अभी हम कौन सा एक्ट कवर कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी इसकी। अब चलते हैं देखते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, मिनिमम वेजेस फिक्स करेगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, उसी पे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स जो है कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स आती है वो हम देखेंगे। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है उसी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो ही इस पे आएंगे, ठीक है। उसी उसी को हम ये पे करेंगे। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखेंगे डिफरेंट वेजेस फॉर क्या, डायरेक्ट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट। हर मिनिमम वेजेस जो है अकॉर्डिंगली डिफर करेगा फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर, डिफरेंट स्किल लेवल्स एंड डिफरेंट लोकेलिटीज और जोन्स। अलग अलग जोन्स के लिए अलग स्किल लेवल के लिए, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है या स्किल्ड वर्कर है उसके लिए मिनिमम वेजेस अलग होंगे। डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस अलग होंगे, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पे मिनिमम वेजेस अलग होंगे, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेज, तीन कंपोनेंट है वो याद रख लो। एक है बेसिक वेज, ठीक है, एक है सीएलए, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाईज, ठीक है। तो ये व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। बेसिक वेज, बीडब्ल्यू, सीएलए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, एंड कैश वैल्यू ऑफ सीएसए, बेसिकली सीएसए कैश वैल्यू ऑफ कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाईज, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाईज, दिस वन, ओके। अब देखो कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस याद हो गए आपको। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग वेज, कैसे फिक्स करते हैं आप। दो प्रकार, अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि जो है सेवेंथ पे कमीशन आ रहा, एट पे कमीशन आ रही है, उसके लिए जो है वेज रिवीजन कमेटी बनाई गई है। तो कमीशन कैसे आप वेज को कैसे रिवाइज करोगे या कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज डिफाइंड इन दिस एक्ट, विच एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। ये दो मेथड है, नंबर वन इज द कमेटी मेथड, अनदर इज द नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट एक कमेटी बना देती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि क्या वेजेस होने चाहिए, नए वेजेस होने चाहिए, क्या मिनिमम वेजेस होंगे, और अगर रिवीजन है तो क्या नए मिनिमम वेजेस होंगे, वो डिफाइन करेगी क्या, एक कमेटी। दूसरा होगा नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड में क्या करेगी कि गवर्नमेंट खुद से बता देगी कि भाई 500 रुपया है दिहाड़ी मजदूरों की मिनिमम वेजेस, जो इस क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है उनके लिए 500 रुपया है। ले और उस चीज को वो पब्लिश कर देगी, उसके बाद बताएगी बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी का कोई फीडबैक है तो बताओ। फिर उस ऑब्जेक्शन और फीडबैक को लेकर के रेट्स को फाइनल करेगी। दिस इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन मेथड। तो दो है, एक कमेटी मेथड जो कमेटी खुद डिसाइड कर देती है वही फाइनल हो जाता है। दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड जहां गवर्नमेंट पहले पब्लिश कर देती है, फिर ऑब्जेक्शंस और इन्विटेशंस को, फीडबैक को वो इनवाइट करती है और उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। उसके बाद देखो, वेजेस मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज एटलीस्ट एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में आपको वेजेस को रिव्यू करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। मिनिमम टाइम रेट एंड प्राइस रेट क्या है, टाइम रेट मतलब कैसे आप वेजेस दे सकते हैं, पर आवर दे सकते हैं, पर डे दे सकते हैं, पर मंथ, मतलब कैसे आप वेज को डिफाइन कर सकते हैं, दे नहीं सकते डिफाइन कर सकते हैं। देने का तो मैंने बताया ना आपको कि आप मैक्सिमम क्या, एक महीने की वेज आप होल्ड कर सकते हो, एक मंथ के बाद आपको देना ही देना है। तो मैक्सिमम जो वेज पीरियड है वो है
1 मंथ, वे हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर देखा। लेकिन वेज को कैसे डिफाइन कर सकते हो? 5 रुपए प्रति घंटा, 5 रुपए पर दिन का, या 5,000 रुपए पर महीने का, वैसे डिफाइन कर सकते हो। तो टाइम रेट पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या पीस रेट पे डिफाइन कर सकते हो कि एक ट्रक बालू उठाने का 3,000 रुपया होगा, ठीक है, इतना इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रक या एक ट्रैक्टर बालू उठाने का 3,000 रुपया होगा, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो टाइम रेट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, पीस रेट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। फिर गारंटीड टाइम रेट, यानी मिनिमम अर्निंग, इतने घंटे काम किया तो कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए, तो गारंटीड टाइम रेट या ओवर टाइम रेट फॉर एक्स्ट्रा आवर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से है टाइम रेट, जहां पर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो टाइम रेट हो गया, गारंटीड टाइम रेट हो गया, पीस रेट हो गया, और ओवर टाइम रेट हो गया, ठीक है। ओवर टाइम के लिए देखो, ओवर टाइम के लिए कैसे है। अगर मान लो आपने बताया कि 8 घंटे काम करने का आपको 600 रुपये मिलेगा, तो 8 घंटे के बाद आप 8 घंटे का 600 मान लो, 800 मान लो, आसानी होगा, तो पर घंटा कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अगर उसके बाद आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, यानी कि आपने 10 घंटा काम किया, तो 8 घंटे का तो आपका फिक्स हो गया वेज, जो हो गया 800 रुपये। बाकी एडिशनल 2 घंटा का जो वेज है ना, वो डबल रेट पे दिया जाएगा। ऑर्डिनरी वेज क्या है? 100 रुपया प्रति घंटा। तो 2 घंटा जो एक्स्ट्रा काम किया उसका क्या हो जाएगा? 200 रुपये प्रति घंटा, यानी कि 400 रुपये 2 घंटे का होगा। तो यानी कि 8 घंटे और 2 घंटे का एडिशनल मिला के आपको 1,200 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो ही मस्ट बी पेड ओवर टाइम वेजेस एट डबल डे ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कैसे दे सकते हैं? कैश में भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं, लेकिन कैश जनरली दिया जाता है। काइंड में मतलब काइंड में देने के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि पैसे के बदले हम गेहूं दे दे, दाल दे दे, है ना। पहले अभी भी बहुत जगह आप देखोगे गांव में, जो नाई आता है, तो नाई को आप जो होता है उसको आप नाई को क्या, जो आपका जो बाल काटता है ना, उसको नाई बोलते हैं। तो दैट पर्सन को आप अभी भी आप क्या देते हो कि बाल काटने के बजाय चावल दे देते हो, आटा दे देते हो, तो दैट इज अलाउड ऑफिशियली ऑल्सो। बट आपको गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इफ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिक्स कर देगा कि अगर 4 घंटा कोई लेबर काम कर रहा है और आप काइंड में पैसा देना चाहते हो, तो उसको 2 किलो गेहूं देना होगा। 2 किलो गेहूं या 2 किलो आपको वीट देना होगा, ऐसा कुछ डिफाइन करेगी। तो इफ ऑथराइज्ड बाय द लॉ, देन यू कैन गिव इट इन काइंड एज वेल, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर में आपको वेजेस के रजिस्टर, मस्टियर रोल, रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस एंड ओवर टाइम डिस्प्ले नोटिस, ये सारी चीज अटेंडेंस, ये जनरलाइज पॉइंट है। आप अगर ऑप्शंस में आएंगे तो भी आप ऐसे इसको ऑप्शन से ही फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स के अंदर देखोगे, इफ एन एम्प्लॉय इज पेड लेस और नॉट पेड एट ऑल, दोनों केसेस में आप क्या कंप्लेन रेज कर सकते हो कि मुझे मिनिमम वेज से भी कम मिल रहा है और पैसा ही नहीं मिल रहा है, दिया ही नहीं जा रहा है। तो अथॉरिटी में ऑर्डर क्या है? अगेन सेम है, पेमेंट ऑफ ड्यू वेजेस या कंपनसेशन अप टू 10 टाइम्स ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट। और टाइम लिमिट यहाँ पर क्या है? 6 मंथ। देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर क्या था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर टाइम लिमिट कितना था? 12 मंथ्स। और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कितना है? 6 मंथ। याद रखना, ठीक है। पेनाल्टी देख लो, इम्प्रिजनमेंट लेस देन द मिनिमम वेज, अगर मिनिमम वेज से भी कम दे रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट कब तक? 6 महीना। और फाइन कितना हो सकता है? 5,000 का। और रजिस्टर मेंटेन नहीं किए तो आपका फाइन कितना हो सकता है? 10,000 रुपए का। रजिस्टर मेंटेन करना है, मस्टियर रोल, ठीक है, वेजेस के रजिस्टर, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑन ओवर टाइम। अटेंडेंस ऑन ओवर टाइम भी तो आपको ओवर टाइम देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अटेंडेंस रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कितना फाइन हो सकता है? 10,000 का फाइन हो सकता है। और मिनिमम वेज से कम देने के लिए आपका 6 महीना तक आप जेल जा सकते हो, या फिर आपको 5,000 रुपए का फाइन हो सकता है। एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी मतलब कि अब मिनिमम वेजेस जब आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यू कैन हैव एन एडवाइजरी बॉडी। तो एडवाइजरी बॉडी का काम यही होगा कि रिवीजन और रिव्यूइंग और रिवीजन के समय पे आपको एडवाइस करेगी। तो एडवाइजरी बॉडी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी हो सकती है जो एडवाइस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेज स्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। हर स्टेट के अक्रॉस एक मजदूर कहीं का कहीं गए, तो किसी भी स्टेट के अंदर उसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेजेस और स्ट्रक्चर ऑफ वेजेस हो, ताकि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ लेबर्स ना हो जाए, ठीक है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी हो गई और एडवाइजरी बोर्ड्स हो गया, ठीक है। ये दोनों एडवाइजरी बोर्ड्स हो गए। उसके बाद देख लो, यहाँ पर मैंने बताया था कि मिनिमम वेज होता है, यानी कि स्टेचुटरी है, इन्फोर्स बाय द लॉ है मिनिमम वेज। लोएस्ट लीगली परमिसिबल वेज इंश्योरिंग सब्सिस्टेंस, काम चल जाए, आपका खाना पीना हो जाए, ठीक है, इंश्योरिंग सब्सिस्टेंस। फेयर वेज का मतलब क्या है? कि फेयर वेज का मतलब है खाना पीना के साथ साथ रीजनेबल कंफर्ट मिले, है ना।
थोड़ा डिग्निफाइड लाइफ जी सके। इंश्योर एफिशिएंसी एंड रीजनेबल कंफर्ट, फेयर वेज। लिविंग वेज का मतलब हो गया कि भाई हम हैप्पीली जी रहे हैं, कंफर्टेबली जी रहे हैं, जहां पर हमारा सोशल एंड कल्चरल वेलबींग भी इंश्योर हो रहा है। ठीक है, सोशली वेलबींग भी इंश्योर हो रहा है। सोशली वेलबींग का मतलब क्या है कि किसी की पार्टीज में अटेंड कर रहे हैं, उनको भी गिफ्ट दे पा रहे हैं, है ना, किसी की शादी जा रहे हैं वहां भी दे पा रहे हैं कल्चरली, किसी भी त्योहार में अच्छे से हम त्योहार भी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो दैट इज द लिविंग वेज। फेयर वेज का मतलब है कि रीजनेबली कंफर्टेबल है। ठीक है, वैसा हम बहुत ज्यादा लाविश जिंदगी नहीं जी रहे, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना भी खराब नहीं है। अपने पास एक घर है, मकान है, रहने सहने का अपना गुजारा कंफर्टेबली हो रहा है। मिनिमम वेज का मतलब है कि हैंड टू माउथ का हमारा कम से कम खाने को हमें प्रॉपरली मिल जाए, इतना वेज मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वेज। ठीक है, आर्टिकल 39 है, 41 43 भी ये हमारा कवर कर रहा है। बेसिकली जितने भी एक्ट्स है ना वो सारे डीपीएसपी को ही इन्फोर्स करते हैं। तो आर्टिकल 39 है एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड, आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 43 लिविंग वेज इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल पेमेंट वेजेस एक्ट है, उसके अंदर भी वो क्या है कि इक्वल पेमेंट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को ही इन्फोर्स करता है। तो जितने भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्ट हैं वो सारे डीपीएसपी को ही इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर। तो देखो बोनस क्या होता है, बोनस का मतलब ये होता है कि जो आपको ऑलरेडी पेमेंट या वेजेस मिल रहे हैं उसके एडिशनल में, एडिशनल का मतलब ये है, इसका बेसिकली एक ही मोटिव है कि जो भी एम्प्लॉयर्स को जो बेनिफिट हो रहा है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेहनत आप कर रहे हैं, उससे कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाई और उस प्रॉफिट को खुद अपने पास रख ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि जो प्रॉफिट है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉय वर्कर्स या एम्प्लॉयज के साथ में भी। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो भी बेनिफिट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी डिफाइंड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि बोनस टू द एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अर्निंग। सरप्लस अर्निंग का मतलब है कि जो आपका बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका। इससे और भी क्या बेनिफिट हो सकता है कि ब्रिज इनकम इनइक्वालिटी एंड मेनली एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल हार्मनी। इक्वल इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज का काम कर रहे हैं वो उनके पास इन पैसे कम है, और जो ओनर है उनके पास पैसे ज्यादा हैं। तो ज्यादा पैसे जो है कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ तो इक्वालिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड द इनकम इक्वालिटी। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये किसको इन्फोर्स करता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 43 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। The act ensure that when a company earns profit, the employer gets a fair share of it. It is a bonus. It is called as a bonus. ठीक है, तो कहाँ का एलिजिबल है देखो, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 और मोर पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने बताया 100 वर्कमैन है एलिजिबल। उसके बाद हमने देखा है पेमेंट ऑफ वेजेस कहाँ पर, जिनके पास 21,000 रुपए से ज्यादा के कम की आमदनी हो उन वर्कर्स पे एप्लीकेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मैनेजरल, सुपरवाइजर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। ये वाला एक्ट जो है बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये बोनस एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या मोर वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वर्कर्स का और एक बार हमारे पास एग्जांपल आया था, कहाँ पर, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर पढ़े थे। लिंक करते चलो चीजों को ताकि याद रहे, साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के अंदर कितने वर्कर्स होने चाहिए, मिनिमम 20 वर्कर्स होने चाहिए। तो अगर वहां पर 20 वर्कर्स हैं आपके पास तो आपको जीआरसी का गठन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि फ्यूअर देन 20 पीपल्स भी हो सकते हैं। उस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि बोनस देना है या बोनस को एप्लीकेबल कराना है तो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। वैसे लिमिट क्या है, सेंट्रली 20 है। ठीक है, अप्लाइज टू द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द वेज अर्निंग ऑफ 21,000 पर मंथ। देखो 21,000 पर मंथ यहाँ पर भी आया। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर भी हम देखेंगे कि कहाँ पर हमने पढ़ा था, 21,000 का वो है एप्लीकेबल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 24,000, सॉरी 24,000। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक कंपैरिजन टेबल बना लोगे तो आपको आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 21,000 है। 21,000 की जो भी एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 21,000 से कम है
वो उनके लिए बोनस एलिजिबल वो बन जाते हैं बोनस लेने के लिए, ठीक है। और कंपनीज वहां पर हमने पढ़ा था 24,000, प्लीज नोट दैट, ठीक है। मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 दिन का काम किया होना चाहिए किसी भी अकाउंटिंग ईयर में। इन अकाउंटिंग ईयर एटलीस्ट 30 डेज के अंदर काम किए हो तो वैसे एम्प्लॉय जो एक साल में कम से कम 30 दिन, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन ऑफिस आए हो, वो बोनस लेने के लिए एलिजिबल एलिजिबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी वेजेस कितनी हो, 21,000 पर मंथ हो या उससे कम हो, ओके। अब देखो कौन कौन से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जहां पर आप बोनस नहीं दे सकते, दैट इज द LIC, मतलब बोनस नहीं दे सकते मतलब कि एप्लीकेबल, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर LIC है, हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस सर्विस है, एटसेट्रा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के लिए ये भी जो भी इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर बनती है, जनरली वो NPO होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वहां पर भी आप बोनस का डिमांड नहीं कर सकते। और इन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हो, जैसे LIC, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डिफेंस सर्विसेज में, तो आप नहीं बोल सकते कि मुझे बोनस नहीं मिल रहा है, मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेन रजिस्टर कराऊंगा, ठीक है। पहले कंडीशन क्या है कि 20% और उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि सैलरी 21,000 से कम होनी चाहिए या 21,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बोनस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ऑलरेडी बता दिया कि 30 दिन कम से कम किसी भी एम्प्लॉय को एक वर्किंग ईयर में काम करना पड़ेगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस ही नहीं आ रहे, पूरा साल भर गायब हो, मेडिकल पे हो और आप बोनस का डिमांड कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस डिफाइन किया गया है। मिनिमम बोनस कितना होगा? मिनिमम बोनस कम से कम आपको 8.33% देना पड़ेगा। ये आपको तब भी देना होगा जब आपको कोई प्रॉफिट हो या ना हो। इवन लॉस में भी हो तब भी आपको मिनिमम बोनस कितना देना होगा? 8.33। लेकिन लॉस में होंगे तो बोनस कैसे मिलेगा? उसके लिए हमारे पास सेट ऑन सेट ऑफ क्लॉज है, वो हम आगे देखेंगे। तो जब आप लॉस में होते हैं तो आप उस पैसे से आप बोनस दे सकते हैं जो आपने पिछले साल जो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, ठीक है। So that is why you have to give a minimum bonus of 8.33 of salary or wages even if the employer makes no profit or suffer losses. Maximum bonus क्या है? 20% आप दे सकते हो। मैक्सिमम कितना बोनस दे सकते हो? 20% of the salary wages when allocable surplus is high। तो मिनिमम बोनस याद रख लेना है 8.33। मैक्सिमम बोनस कितना है? 20%, ठीक है। और एक और बोनस होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, दैट इज लाइक मे बी पेड इन द प्लेस ऑफ प्रॉफिट बेस्ड बोनस अंडर सेपरेट एग्रीमेंट। ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको बोनस जो है, जो मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस, दैट इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज मैंडेटरी, दैट यू हैव टू गिव इफ यू आर एप्लीकेबल। एंड द रेट इज 8.33 फॉर मिनिमम बोनस एंड 20% फॉर मैक्सिमम बोनस। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। जो मिनिमम वेजेस हैं, मान लो मिनिमम वेजेस हैं, सैलरी कैसे, सैलरी और वेज ऑफ बोनस कैलकुलेशन देख। बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन 7,000 का एक लिमिट दिया गया है, 7,000 पर मंथ, और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। यानी कि मिनिमम वेज डिफाइन किया गया है 8,000, तो आपको 8,000 पे बोनस देना है। और मिनिमम वेज अगर 4,000 है तो आपको 7,000 पे बोनस देना है, ठीक है। 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर इंप्लॉयज का 15,000 रुपये अगर आपका पर मंथ की अर्निंग है और उसका मिनिमम वेज जो है वो 9,000 रुपये है, तो वो बोनस किस पे बनेगा? 9,000 पे, ना कि 15,000 पे। बोनस इज ऑलवेज गिवन ऑन द मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज अगर 9,000 है तो 9,000 पे बोनस कैलकुलेट होगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बोनस देखो, कंपनी अगर लॉस बना रही है, प्रॉफिट है तो आपको बोनस देना ही होगा। लॉस बना रही है तो कम से कम कितना बोनस देना पड़ेगा? 8.33%। और अगर बहुत अधिक प्रॉफिट कर ली तो कितना बोनस देने का? 20%। और उसके बाद इन दोनों परसेंटेज के बीच में आप कोई भी बोनस डिसाइड कर सकते हो, 9%, 15%, 11%। जब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कितना ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बोनस परसेंटेज क्या होगा। मैक्सिमम क्या होगा? डेट इज 20%। और मिनिमम कितना है? 8.33%। यानी कि लॉस हो रहा है तब भी आपको 8.33% का मिनिमम बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी में एक स्मॉल प्रॉफिट बिटवीन 8.33 से 20%, कंपनी में एक लार्ज प्रॉफिट तो 20% मैक्सिमम बोनस यू हैव टू गिव, ओके। देन वी हैव लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि किसी किसी ईयर में 9% बोनस देने का डिसाइड हुआ है, तो 9% ऑफ बोनस किस पे मिलेगा? आपका मिनिमम वेज या 7,000 पे मिलेगा? 7,000 है या मिनिमम जो आपका वेज, मिनिमम वेज है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपका सैलरी 9,000 पर मंथ है और बोनस 10 ईयर बोला गया है, 10% बोला गया है, ठीक है। तो एनुअल सैलरी आपका कितना हो गया? एनुअल सैलरी हो गया 1,88,000। तो बोनस उसका 10% आपको मिलेगा, ठीक है। दैट इज दी 10,800 रुपीज। बोनस कैलकुलेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया। आपका मिनिमम वेज मान लो, अगर किसी की सैलरी मान लो 4,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और आप बोनस के लिए एप्लीकेबल हो। बोनस के लिए एप्लीकेबल कब हो जाते हो? जब आप
21,000 से कम कमा रहे हो तो आप तो 4,000 कमा रहे हो, आप एप्लीकेबल हो। और आपकी कंपनी में 20 लोग से ज्यादा काम करते हैं तो आपको बोनस मिलना है। तो 4,000 पर मंथ से आप कमा रहे हो, तो आपका मिनिमम वेज मान लो 7,000 रुपए है। तो 7,000 रुपए पे बोनस कैलकुलेट होगा, तो एक साल में आप कितना कमा रहे हो? 84,000 रुपीज। बोनस का रेट डिसाइड हुआ 10%, तो इसका 10% आपको बोनस मिलेगा एनुअल का, ठीक है ना, ऐसा नहीं मंथ का। बोनस जो है वो पूरे साल का प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट क्या कैलकुलेट होता है, पूरा वर्किंग ईयर का, पूरा वर्क ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, किसी महीने का तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। पूरे साल की सैलरी पे आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो बोनस आपका इसका मिलेगा 84,000 का 10%, दैट इज 8,400 रुपीज आपका बोनस बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो, एलोकेबल सरप्लस क्या होता है? एलोकेबल सरप्लस मतलब कितने परसेंटेज ऑफ अवेलेबल सरप्लस जिससे आप बोनस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब आप बोनस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि बस कितना पैसा है जिससे आप बोनस कैलकुलेट करोगे, तभी तो आप किसी परसेंटेज पे आओगे कि इस बार मैं 15% बोनस पे करने के लिए हूँ। वो आप कहाँ से कैलकुलेट करते हो? दैट इज एलोकेबल सरप्लस गिवन इन दी सेक्शन 2 सब क्लॉज 4। एलोकेबल सरप्लस के अंदर क्या है कि कंपनी बैंकिंग को छोड़ करके 60% ऑफ द जो प्रॉफिट है उसको बोनस के लिए एलोकेट करेगी। और बैंकिंग कंपनी है तो कितना? 67%, याद रखना है। कोई भी कंपनी अपना 60% ऑफ द प्रॉफिट को एलोकेट करेगी बोनस के लिए, और बैंकिंग वाले सेक्टर के अंदर 67% एलोकेट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग सेक्टर के अंदर बोनस ज्यादा मिलता है, 67% है, 7% ज्यादा सरप्लस वहां पर एलोकेट हो रहा है। उसके बाद देखो सेट ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑन का मतलब ये होता है कि आपने, सेट ऑन का मतलब क्या होता है? देखो सेट ऑन का मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम कितना बोनस देना है? 20%। तो मान लो कि आपने सभी इंप्लॉय को 20% बोनस देना है, वो 1 करोड़ रुपया हो रहा है, ठीक है। और आप बैंकिंग नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री हो, तो आपका 60% जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ रुपया है। मतलब 60% ऑफ सरप्लस जो है वो 3 करोड़ रुपया है। आपने 1 करोड़ का बोनस बांट दिया, तब भी आपके पास इतना सरप्लस है कि 2 करोड़ रुपया बच जा रहा है। ये 2 करोड़ क्या हो गया? सेट ऑन हो गया। ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि आगे साल अगर आपको लॉस हो गया तो आप इसी सेट ऑन से, जो आपके पास पिछले साल का जो बच गया है 2 करोड़ रुपया, इसमें से आप बोनस दे सको। इसीलिए बोला गया कि अगर मिनिमम आपको 8.33 का बोनस देना है, इवन आप लॉस मेकिंग कंपनी है तब भी। तो अलोकेट सरप्लस अगर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड 20% बोनस है तो सेट ऑन हो जाएगा। और अगर अलोकेट सरप्लस आपका मिनिमम कितना है? 8.33% है, तो 8.33% से आपका कम हो रहा है, मतलब इतना भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं कि आप मिनिमम बोनस दे पाए, तो आपका वो सेट ऑफ में डेफिसिट हो गया, यानी कि वो सेट ऑफ हो गया और ये कैरी फॉरवर्ड होगा कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। इसको सेट ऑन सेट ऑफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन बोनस पेमेंट ओवर टाइम, एम्प्लॉयर्स सेव इन गुड ईयर्स टू पे इन लीन ईयर्स, ठीक है। और बोनस कितने टाइम के अंदर दे देना है? विद इन 8 मंथ। 90% लोग जो है वो दिवाली का टाइम चूज करते हैं कि भाई वर्क एंडिंग, मतलब इस साल का जो प्रॉफिट आया है उसको हमको बोनस के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस? अगले दिवाली से पहले पहले। तो इसीलिए यहाँ पर क्या, विद इन 8 मंथ, मतलब एक साल के अंदर अंदर देना है, विद इन 8 मंथ, तो मतलब 8 मंथ के अंदर अंदर देना है, ठीक है। विद इन 8 मंथ्स आपको बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है। रजिस्टर आपको कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ए बी सी। एक तो सेट ऑन सेट ऑफ हो गया, ठीक है। एक है कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेशन एलोकेबल सरप्लस, और दूसरा बोनस डिटेल ऑफ ईच एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको एलोकेबल सरप्लस भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि उसका 60% आप निकाल सके बोनस के लिए, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर सेट ऑन सेट ऑफ हो रहा है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। और बोनस जो आप दे रहे हैं सब एम्प्लॉयज को उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आपको 3 रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे। अब रिकवरी ऑफ बोनस क्या है? अगर आप बोनस नहीं दे रहे तो फिर मैंने बताया कि फैक्ट्री ऑफ इंस्पेक्टर होता है, फैक्ट्री ऑफ इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, आकर के देखेगा कि भाई आपने टाइम से बोनस दिया, ऐसा तो नहीं बोनस का पैसा आप टिकार गए। तो अगर वैसा होगा तो रिकवरी होगा, तो रिकवरी होगा, इंस्पेक्शन होगा। और अप्लाइज टू द, कौन करेगा? वही फैक्ट्री इंस्पेक्टर करेगा। और वो कहाँ कहाँ पर, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एम्प्लॉय, मतलब एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर को एम्प्लॉय करती है, वो जाकर के देखता है। और गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो भी आपका पैसा है वो है उसको आप वो एरियर के टाइम पे बोलेगा कि लैंड रेवेन्यू का जो भी एरियर है उससे वो कवर करेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इशू अ सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर टू रिकवर इट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बोलेगा। जो आपने बोनस नहीं दिया तो गवर्नमेंट बेसिकली ले लेगी वो पैसा, ठीक है। पेनाल्टी देख लो, अगर आपने एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं किया, एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो 6 महीने की जेल या 1,000 रुपए का फाइन। और अगर आपने रजिस्टर में छेड़छाड़ की, गलत एंट्री की, तो 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए तक का फाइन। डन। उसके बाद देखो एग्जाम्पशंस क्या है। ऐसा जो एस्टेब्लिशमेंट जो
5 साल से नया हो, मतलब अभी उसको बने हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए, वो बोनस देने के लिए बाध्य नहीं है। सिक इंडस्ट्रीज अंडर रिहेबिलिटेशन, ऐसी इंडस्ट्री जो अपने आप को सिक घोषित कर दे, मतलब कंटिन्यूअसली लॉस में ही जा रही है, कभी सेट ऑन में आई ही नहीं, ऑलवेज सेट ऑफ में ही है, तो वो अपने आप को कैसा घोषित कर देगी, सिक इंडस्ट्री, तो वो अंडर रिहेबिलिटेशन है, तो वो भी देने के लिए बाध्य नहीं है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विद नो प्रॉफिट, बहुत सारे ऐसे पीएसईज हैं जो प्रॉफिट नहीं मेक कर रहे हैं, तो उनको भी देने की जरूरत नहीं है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा को भी बोनस देने की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। चलिए अब हम चलते हैं अगले एक्ट की तरफ, एक बार समरी टेबल देख लेते हैं। एम्प्लॉयज टू फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट विद ग्रेटर देन 20 एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय कवरेज क्या होगा, किस किस एम्प्लॉय पे एलिजिबल होगी, जिनकी वेज लेस देन 21,000 होगी। मिनिमम बोनस 8.33, मैक्सिमम बोनस 20%। और कैलकुलेशन क्या है, 7,000 रुपये या मिनिमम बेस वेज, जो दोनों में से हायर होगा उसके ऊपर। सेट ऑन सेट ऑफ पीरियड कितना है, 4 साल के लिए। और पे बोनस के कब तक दे सकते हैं आप, विद इन 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्लियर कर देना है बोनस। नहीं तो पेनाल्टी क्या है, पेनाल्टी आपका 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये फाइन है। दोनों ही केस में जब आप कंप्लाई नहीं करते हैं किसी एक्ट के प्रोविजन के अंदर, या फिर आप रजिस्टर के अंदर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको 6 महीने की जेल और 1,000 रुपये का फाइन हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की बात करते हैं। इस एक्ट के अंदर हमें बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस एक्ट का एक ही मकसद है कि मेल, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड में मेल काम करते थे उनकी दिहाड़ी ज्यादा होती थी, मान लो 600 रुपये, और जो फीमेल काम करते थे उनकी दिहाड़ी कम होती थी, मान लो 400 रुपये। तो उनका ये मानना था कि भाई फीमेल जो है वो, मतलब जो प्रोडक्टिविटी उनकी कम होती है ना, और मेल ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब ये ज्यादा काम करते हैं, है ना, ज्यादा लेबरस वर्क कर सकते हैं, इसलिए इनकी दिहाड़ी ज्यादा। और फीमेल वर्कर जो है वो हल्के काम करती थी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होता था उनकी वजह से, तो उनको दिहाड़ी कम। इस चीज को खत्म करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आई और बोला गया कि नेचर ऑफ जॉब अगर सेम है तो पेमेंट भी सेम होना चाहिए। तो मेन एंड वुमेन रिसीव इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर द सेम वर्क और सिमिलर वर्क, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। This is also one of the articles under article number 15 and 16, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 100 को भी ये इम्प्लाई करता है, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन 1951, ठीक है। स्टेचुटरी इफेक्ट दे रहे हैं आर्टिकल नंबर 39D को, क्या है आर्टिकल नंबर 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। आर्टिकल नंबर 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, वेयर इट सेज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू men and women, and there should not be any discrimination on religion, caste, sex, place of birth or origin. Okay. ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 100, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन जो है 1951 का, इसको इंडिया ने रेटिफाई किया और ये लॉ लेकर के आए इन 1976 आफ्टर रेटिफिकेशन डन इन 1958, करेक्ट। चलिए, देर इज नो मिनिमम एम्प्लॉय लिमिट, यहाँ पर कोई मिनिमम एम्प्लॉय लिमिट नहीं है। अगर आपके अंदर दो कर्मचारी काम कर रहे हैं और एक मेल एक फीमेल है, तब भी आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नो मिनिमम एम्प्लॉय लिमिट इज देयर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, equal remuneration to men and women, same work और work of similar nature, तो आपको same payment देना होगा। If a male clerk and a female clerk perform the same duties, they must receive equal pay and benefit. That is what the root essence of this act is. Okay, what are the penalties? Contravention or equal pay or recruitment provisions, 1 साल का जेल और 10,000 रुपये पेनाल्टी। अगर रिपीटेड ऑफेंस होगा तो ये डबल हो जाएगा, 2 साल का जेल हो जाएगा और 20,000 रुपये पेनाल्टी। और फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो आपको 500 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आर द पेनाल्टीज आर। तो इस एक्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, दिस इज द लाइक वेरी सिंपल एक्ट, वन ऑफ द वेरी सिंपल एक्ट, जनरलाइज एक्ट, तो इसलिए हम इसको ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट ऑन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जिसके लिए आप ये एग्जाम भी देने वाले हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1950 1952, इसके अंदर बेसिकली 3 बेनिफिट कवर होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, एक होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, एक होता है इंश्योरेंस या ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, दिस इज बेसिकली इंश्योरेंस बेनिफिट, हेल्थ एंड इंश्योरेंस कवरेज। अनदर इज योर पेंशन बेनिफिट,
That is the Employees Pension Scheme, EPS. So we are dealing with EPF, we are dealing with Employees Deposit Link Insurance, and we are dealing with EPS. There are three main benefits which are covered in Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952. सो बेसिकली इसके अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट दी गई है कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आपको पेंशन के फॉर्म में कुछ बेनिफिट मिलेंगे। जो रिटायरमेंट बेनिफिट तो लमसम एक बार में आपको वो पैसा दे दिया गया। पेंशन बेनिफिट जब तक आपकी जिंदगी बचती है आफ्टर रिटायरमेंट, यू विल बी पेड अ मंथली वेज ऑफ सम अमाउंट दैट विल बी कवर्ड अंडर द ईपीएस। एंड देन देयर इज एन इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड इंश्योरेंस कवरेज। ऑल्सो दिस हेल्थ एंड इंश्योरेंस is also covered under the next act, which is called as the ESI Act, that we will do afterward. ESIC Act, basically, Employees State Insurance Corporation. So let us move to this act, and in short, you see that you have to save while you are earning so that you can live with dignity after retirement or in times of need. In times of need क्या है? In times of need का मतलब ये है कि जो आप अपने पेंशन फंड के अंदर जो पैसा आप सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो आपका ही पैसा है। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देती है। मान लो आप 100 रुपए देते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से भी 100 रुपया दिया जाता है उस फंड में, और वो दोनों पैसा आप रिटायरमेंट के बाद आप यूज कर सकते हो। और अगर रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले भी कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है, जो हम देखेंगे क्या क्या कैटेगरीज है, या घर बनाना है या मेडिकल का कुछ इमरजेंसी आ गया या बच्चों की पढ़ाई आ गई, तो उसमें आप उस फंड से पैसा निकाल के यूज कर सकते हो। सो यू कैन लिव विद डिग्निटी आफ्टर रिटायरमेंट और इन टाइम्स ऑफ नीड। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन टाइम ऑफ नीड। सो एस्टेब्लिशमेंट अगेन 20 और मोर परसेंट, बोनस में भी 20 और मोर परसेंट था, यहाँ पर भी 20 और मोर परसेंट। engaged in any industry specified in schedule 1। एंड एम्प्लॉयज कवरेज क्या है? बेसिक प्लस डीए लेस देन 15,000 पर मंथ। सी वी हैव सीन बेसिक प्लस डीए जो वेज है दैट इज लेस देन 24,000, देन वी हैव सीन 21,000, हियर वी आर सीइंग 15,000। वी यू विल मेक अ चार्ट टू कंपेयर। 24,000 कहाँ था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। 21,000 कहाँ था? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। एंड यहाँ पर 15,000 है एम्प्लॉय पेंशन, सॉरी, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर। तो 20 से अधिक लोग काम कर रहे हो, या और उन एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 से कम हो, ये इसके अंदर मस्ट भी कवर्ड होने चाहिए। बाकी एम्प्लॉयज को आप उनका कंसंट लेकर के भी कवर कर सकते हो। कंसंट क्यों लेना है? क्योंकि आप उनके वेज से, मान लो उनकी सैलरी 50,000 रुपए बनती है, तो आप उनमें से कुछ पैसा डिडक्ट कर लोगे। कुछ डिडक्ट कर लोगे, मान लो 5,000, बोलोगे मैं आपके 5,000 रुपये आपसे काट लूंगा और उसको एक फंड में डाल दूंगा जो कि पीएफ फंड है, तो बाद में आपको मिलेगा। तो ये इस डिडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉयज का कंसंट लेना जरूरी है। ठीक है? employees and employers consent, ठीक है, both। and then the basic DA must be 15,000 per month। basic मतलब basic plus DA यानी कि जो वेज है, जो वेज आपका है यानी कि सैलरी बेसिक प्लस डीए कितने होने चाहिए? 15,000 से कम। तो मैंडेटरी आपको कवर करना है उसको ईपीएफ स्कीम के अंदर। ठीक है? तो स्कीम्स अंडर द एक्ट क्या है? द एक्ट प्रोवाइड थ्री मेजर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम। ठीक है? पहला इज, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ईपीएफओ, जो ये एग्जाम पे कंडक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमओएलई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय। ठीक है? पहला बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफ स्कीम, जो 1952 के अंदर आई। इसके अंदर बोला गया कि आपके बेसिक वेजेस जब मैं बोल रहा हूँ तो बेसिक प्लस डीए दोनों याद रखना है। ठीक है? बेसिक प्लस डीए का 12% आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। उतना ही अमाउंट बेसिक प्लस डीए का 12% जो है वो एम्प्लॉयर भी देगा। एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 12%, ये दोनों हो गए कितने? 24%। ये आपके पीएफ अकाउंट में सबमिट हो जाएंगे। पीएफ अकाउंट के अंदर ये पैसे आपके हर महीने ऐड होते होते रहेंगे। ये आपको बाद में मिल जाएगा सुपर एन्युएशन के टाइम पे, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे, या आप बीच में भी एप्लीकेशन डाल करके इन पैसों का यूज कर सकते हो। ठीक है? तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 12%। 12% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस डीए। एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कितना है? यानी कि एम्प्लॉय जहां आप काम करते हैं वो भी अपने तरफ से सेम अमाउंट उसमें फंड में डिपॉजिट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है? एम्प्लॉयर्स का जो 12% का कंट्रीब्यूशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 8.33%, ये आपका पेंशन फंड में जाता है। 8.33 पेंशन फंड में जाता है। ठीक है? एंड एक 3.67 जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका पीएफ अकाउंट में जाता है। तो अगर आप बोलेंगे कि पीएफ अकाउंट में कितना जाता है, तो 12% आपका जाता है प्लस 3.67% किसका? एम्प्लॉयर्स का जाता है। और पेंशन फंड में 8.33
पूरा का पूरा एम्प्लॉयर का जाता है, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप देखो कि ये जो पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन है 8.33, ये इन्हीं एम्प्लॉयर के पास जाता है जिनको काम करके कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गया। अगर आप 10 साल से अधिक एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है तो ही आपके पेंशन फंड में 8.33% जाएगा, अदरवाइज वो पूरा का पूरा 12% आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा। कंफ्यूजन दूर हो गया यहाँ पर। अब देखो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, Employees pension scheme second benefit, provide monthly pension to the employees and their families after retirement, disablement और death contribution। काम करते करते आप रिटायर हो गए या आपका हाथ पैर कट गया और आप काम करने के लायक नहीं बचे, उसके में और भी हम देखेंगे, दूसरे बेनिफिट भी हैं जो ईएसआईसी के अंदर हम चेक करेंगे, लेकिन आपको पीएफ का भी पेंशन का भी बेनिफिट मिलता है। और आप डेथ हो गया काम करते करते तो आपके फैमिली वालों को वो पेंशन दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.33 ऑफ एम्प्लॉय शेयर आउट ऑफ 12% गोज टू ईपीएस, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 1.16% वेजेस लगाती है। तो पेंशन फंड के अंदर 8.33 एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 12% कंट्रीब्यूशन, और 1.16% ऑफ वेजेस, वेजेस का मतलब बेसिक प्लस डीए कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डिपॉजिट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, जब आप 10 साल की सर्विस हो जाए तो आपका पेंशन अकाउंट खुल जाएगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के अंदर, और वहां पर आपको कुछ पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। 8.33 आपका बेसिक डीए का जो बनता है वो कौन डिपॉजिट करेगा, एम्प्लॉयर। और 1.16% ऑफ योर वेज वो कौन डिपॉजिट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो दोनों कितने हो गए आपके, 9.49%, जो आपका बेसिक प्लस डीए का जो वेज बन रहा है वो उसका डिपॉजिट होता है पेंशन स्कीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पेंशन पेएबल कब है। दो टाइप पे पेएबल है, 58 ईयर्स यानी कि आप जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद, और उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं 50 ईयर्स विथ लेसर बेनिफिट, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको मिलता है जब आप 58 ईयर्स पे, यानी कि फुल सर्विस के बाद जब पेंशन लेते हैं उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन पेंशन, जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको दी जाती है। और अर्ली पेंशन, अगर आप 50 साल में ही आप बोलते हो कि पेंशन अगर लेना चाहते हो तो आपको 50 साल में भी पेंशन देता है, मिल जाएगा, लेकिन दैट इज विथ रिड्यूस्ड बेनिफिट। उसके बाद आप कब पेंशन उठा सकते हो, जब आप डिसेबल हो गए, या आप डेथ, आपकी डेथ हो गई काम करते करते ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, तो उस समय आपकी विडो को फैमिली पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, विडो एंड फैमिली पेंशन दैट इज देयर। उसके बाद देखो थर्ड बेनिफिट जो है इस एक्ट के अंदर, वो है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ईडीआरआई स्कीम ऑफ 1976। इंश्योरेंस कवरेज देना है, ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज ड्यूरिंग द सर्विस, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस कवरेज करा हुआ है, एक लमसम अमाउंट है, इतना जितना आपका लमसम अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा इस बेनिफिट के अंदर। इसका प्रीमियम क्या है, एम्प्लॉयर्स की तरफ से आता है 0.5% ऑफ वेजेस टू द ईडीएलआई फंड, और उसमें नॉमिनी को इंश्योरेंस कितना, कितने अमाउंट तक का मिलता है, अप टू 7 लाख। आप अगर डेथ कर जाते हैं तो आपके नॉमिनी को कितने लाख तक का इंश्योरेंस पैसा क्लेम मिलता है, 7 लाख तक का। इसका प्रीमियम कौन भरता है, एम्प्लॉयर भरता है। कितना अमाउंट होता है, 0.5% ऑफ वेजेस, यही इसका प्रीमियम है, जितना भी वेज होगा आपका 0.5% ऑफ वेजेस। वेजेस बोलने का मतलब बेसिक प्लस डी, ठीक है, डन। तो कंफ्यूजन, ईडीएलआई स्कीम के अंदर देखो, ईपीएफ के अंदर आपका 12% कंट्रीब्यूशन जाता है, लेकिन अगर 10 साल की सर्विस ज्यादा हो गई तो ये 12% दो पार्ट में टूट जाता है, 8.33 और 3.67। 8.33 एम्प्लॉयज पे करता है आपके पेंशन फंड में, 3.67 आपके, सॉरी, प्रोविडेंट फंड में, और आपका 3.67 कहाँ, पेंशन स्कीम के अंदर। प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका और 12% आता है जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। पेंशन फंड के अंदर और 1.16% आता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है, गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है, 1.16% पेंशन स्कीम के अंदर। उसके बाद ईडीएलआई स्कीम है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, ईडीएलआई। इसके अंदर 0.5% एज अ प्रीमियम ऑफ वेज जो है वो कौन पे करती है, एम्प्लॉयर पे करती है। और आपको 7 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, यानी आपको नहीं, आपके डेथ के बाद आपकी जो भी नॉमिनी है उसको। एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसको, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके अंदर भी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयज होगा और गवर्नमेंट होगा, तो मैनेज ऑल द थ्री स्कीम। एक ईपीएफओ होगा यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर जो है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनेगा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर तीनों रिप्रेजेंटेटिव होंगे, गवर्नमेंट के भी कुछ बंदे होंगे
है ना। ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनके भी कुछ हायर लेवल के बंदे होंगे, और एम्प्लॉयज की तरफ से भी एक बंदा होगा, और वो बेसिकली पूरे चीजों को मैनेज करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उनको बोलते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट हमने देख लिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन को दिस इज मैंडेटरी, कि आप क्या करना है आपको, कि हर महीने के एंड में आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना है मंथली। ठीक है, कहाँ पर? पीएफ अकाउंट में। अभी तो यूनिवर्सल अकाउंट हो गया, यूएन हो गया है। तो उसी अकाउंट में आपको, जो पीएफ अकाउंट है उसी के अंदर आपको हर महीने उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आप पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा प्लस पेनाल्टीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और एम्प्लॉयज मस्ट फाइल द मंथली इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स विद ईपीएफओ। ईपीएफओ के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न, मतलब मंथली हर महीने आपने कितने पैसे कंट्रीब्यूशन दिए हैं ईपीएफ के अंदर, वो आपको हर महीने एम्प्लॉयर को, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को फंड करना होता है। और हर महीने आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका पीएफ अकाउंट नंबर होगा, आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, मंथली कितना कितना डिपॉजिट आ रहा है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉल्स एंड एडवांसेस देख लो। आप पैसे निकाल सकते हो पीएफ से, ठीक है, निकाल सकते हो। कब? फुल अमाउंट निकाल सकते हो कहाँ? फुल अमाउंट निकाल सकते हो आप तीन केस में। पहला, आप जब रिटायर हो जाते हो उसमें आपको फुल अमाउंट निकाल सकते हो, जो भी आपका अमाउंट के अंदर डिपॉजिट है। दूसरा, परमानेंट डिसेबलमेंट, यानी कि अब आप परमानेंटली डिसेबल हो गए हो, काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय भी आप निकाल सकते हो। तीसरा, जब आप माइग्रेट कर जाते हो अब्रॉड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जब जॉब रिजाइन कर देते हो तो पूरा पैसा निकालोगे, नहीं। जब आप जॉब रिजाइन कर लेते हो तो आपका पीएफ अकाउंट सेम अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जहां आप जॉब कर रहे हो। तो जब आप रिटायर कर जाते हो, ठीक है, जब रिटायर कर गए तो, जब आप परमानेंटली डिसेबल हो गए तब, या आप बाहर ही चले गए, इंडिया के बाहर चले गए कि मैं बाहर जॉब करूंगा, अब इंडिया में जॉब नहीं करूंगा, तो मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब मेरे अकाउंट में कोई पैसे डिपॉजिट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा जो एम्प्लॉयर है दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। उसके बाद पार्शियल अमाउंट आप निकाल सकते हो। यस, पार्शियल अमाउंट भी निकाल सकते हो। कहाँ कहाँ निकाल सकते हो? देखो, हाउस, घर बनाने या उसके उसमें निकाल सकते हो, घर का रेनोवेशन रेनोवेशन के लिए। लोन अगर लिए हो उसका रिपेमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप है तो आप, अगर मान लो 2 महीने से 1 महीने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो तो 75% तक निकाल सकते हो। और अगर रिमेनिंग 25% का 2 महीने के बाद, मतलब आप जॉब ही नहीं करना चाह रहे, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के केस में 1 महीने के अंदर आप 75% और बाकी 2 महीने के बाद 25% निकाल सकते हो। 7 साल के बाद आप मैरिज के लिए, अपने बच्चों के मैरिज के लिए या पढ़ाई के लिए भी पैसे निकाल सकते हो आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ हमने देख लिया कि फुल अमाउंट में आप पैसे निकाल सकते हो, पार्शियल अमाउंट में भी निकाल सकते हो। अब पार्शियल अमाउंट में आप कितना एलिजिबिलिटी है, अमाउंट है कितना, कितना अमाउंट का निकाल सकते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन दी कितने साल की सर्विस आपकी हो गई और आपके फंड में कितना पैसा जमा है। कुछ परसेंटेज कैलकुलेट होता है उसके हिसाब से, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वहां पर आपको शो कर देता है कि आप इतने अमाउंट इस कैटेगरी के अंदर निकालने के लिए एलिजिबल हो। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? मैरिज के अंदर, उसके बाद आप एजुकेशन के अंदर निकाल सकते हो, मैरिज कैटेगरी के अंदर या एजुकेशन के अंदर, बस इसके अंदर क्या है, 7 साल की सर्विस होनी जरूरी है। उसके बाद हाउस या लोन रिपेमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में पार्शियल पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, पेनाल्टीज में देख लेंगे इसके अंदर क्या है। पेनाल्टी टू पे कंट्रीब्यूशन, यानी कि 3 साल की सजा या 10,000 रुपए का फाइन। अगर आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, तो 1 साल की सजा और 5,000 का फाइन। अगर आप रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हो तो 5 साल की सजा और 25,000 रुपया फाइन। ये आपको रख लेना। और अगर आपने पैसा नहीं जमा किया, मान लो कि 2 महीने से आपने पैसा नहीं सबमिट किया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ईपीएफ अकाउंट में जो भी आप पैसा सबमिट करते हो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, जो भी फंड है उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 2 पैसे लेट जमा कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है उसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी होती है कि वो 12% पर एनम के लिए आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा। ठीक है, एग्जाम्पशन कौन कौन सा है? ऐसा जैसे आप देखो, टाटा का अपना एक ट्रस्ट चलता है तो वो ईपीएफ स्कीम से एग्जम्प्टेड है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका अपना खुद का प्रोविडेंट फंड स्कीम चल रहा है या कुछ ऐसा स्कीम चल रहा है जहां वो इक्वल और बेटर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको ईपीएफ के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सच प्राइवेट ट्रस्ट आर एग्जम्प्टेड ट्रस्ट बट दे मस्ट फॉलो द ईपीएफओ रूल्स एंड ऑडिट। उनको ईपीएफओ का रूल्स और ऑडिट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो अपना स्कीम चला रहे हैं जो कि इक्वली बेनिफिशियल है या उससे बेटर है, ईपीएफ से बेटर है, तो उनको ईपीएफ के अंदर इनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। And with this, we will end this video here. In the next video, we will be completing the remaining of the portion that is left over in this topic.